ओके गाइस, इफ आई टॉक अबाउट ये जो हमारे इफ एल्स एंड बेसिक फॉर लूप्स हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों ने एटलीस्ट इसके बारे में सुना होगा। होप यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट, राइट? कि ये क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो एनीबडी वुड लाइक टू कॉल आउट, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इनसे, मतलब क्या है ये, हम किन सिचुएशंस में यूज करते हैं? व्हाट्स योर थॉट? हाँ जी गाइस। कंडीशन यूज करते हैं सर। कंडीशन के लिए यूज करते हैं, ओके, एक आंसर। और अगर किसी चीज को रिपीट करना हो बार बार उसके लिए कहते हैं नहीं, जैसे किस इसी चीज को। मतलब किसका यूज? मैं नॉर्मल इफ कंडीशन की बात कर रहा हूँ अभी। पहले तो आप कंडीशंस का कहाँ यूज करते हैं, मतलब ये क्या है, किसके अंडर आते हैं? एनी थॉट? भाई कभी सुना होगा ना, सीक्वल पढ़ के आए हो ना सब। सीक्वल में चलो, जिसने भी पढ़ा है, केस व्हेन स्टेटमेंट पढ़ी है ना, या नहीं पढ़ी? सर ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आती है। अच्छा, तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब कैसे कंट्रोल फ्लो, मतलब अगर थोड़ा एग्जांपल लें तो। सर हमें अगर फ्लो को करना है कंट्रोल, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये पहले वाला कंडीशन होगा अप्लाई। और अगर अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगा। तो जो अच्छा, नेक्स्ट का कंडीशन अलग अलग होगा वो होगा एग्जीक्यूट ओके, अप्लाई फेयर करेगा। इनफ, मेक सेंस। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? लूप में सर एक कोड की नहीं, अभी मैं कंडीशंस की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ कंडीशन, इसके बाद है। तो ठीक है, चलो, एनीवेज फेयर इनफ, जस्ट ट्रू वांटेड और टू चेक। बोलिए। बेसिकली इसको किसी स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स कर उस समय इसको यूज करते हैं अगर ओके, आई गेस। फेयर इनफ। नो, दैट्स फाइन आई थिंक गाइस। मतलब व्हाई आई एम चेकिंग दिस इज रीजन बीइंग इज कि जस्ट वांटेड टू चेक द अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों की मतलब चीजों को लेके, कंसेप्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन दैट। कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो आप में से जैसे आई थिंक कपल ऑफ यू हैव आंसर्ड कि हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं ये भी, और फॉर लूप भी। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है लाइक, अब एक हम अगर एक डायग्राम लें, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको कंट्रोल फ्लो का डायग्राम गूगल पे भी मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। आई थिंक जैसे हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं कैसे चलती हैं, इफ हो गया, है ना, एल्स इफ हो गया, जिसको हम पाइथन में एलिफ बोलते हैं। उसके बाद आपका एल्स आता है। तो मतलब इसका फ्लो कैसे चलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो, अब जो आपकी कंडीशन की टेस्टिंग स्टार्ट होती है वो इफ से स्टार्ट होती है। लेट्स से अगर 1% आपने जो भी एक्सप्रेशन या जो भी स्टेटमेंट इफ में पास करा है, इफ दैट बिकम्स ट्रू, तो वो एल्स इफ और एल्स पे नहीं जाएगा। यही होता है। बाय यस सर। चांस आपकी इफ स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो एल्स इफ को चेक करेगा, राइट? अगर एल्स इफ फॉल्स होती है तो वो एल्स को चेक करेगा, राइट? अगर उसमें से एल्स इफ ट्रू होती है तो फिर वो एल्स पे नहीं जाएगा, है ना? अगर इफ और एल्स इफ फॉल्स होता है तो अगेन वो एल्स पे जाएगा। और ऐसे ही आप मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको परफॉर्म करनी है तो आप एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा सकते हैं, लास्ट में आपका कोड एल्स पे आके खत्म हो जाता है। ऐसे ही चलता है ना फ्लो स्टेटमेंट, राइट? तो अगर मैं इसके लॉजिक की बात करूं, इररिस्पेक्ट ऑफ पाइथन ले लो, आर ले लो, सैस उठा लो, या तुम अपना सीक्वल का केस व्हेन स्टेटमेंट ले लो, विच इज इक्विवेलेंट टू योर इफ एल्स कंडीशन। यूज किया होगा ना, पढ़ा होगा आप में से बहुत लोगों ने केस व्हेन स्टेटमेंट। नहीं पढ़ा? सीक्वल पढ़ा है ना? तो सीक्वल में क्या होता है, नॉर्मली वैसे आप इफ एल्स यूज नहीं करते। सीक्वल में आपका केस व्हेन चलता है, विच इज इक्विवेलेंट टू योर इफ एल्स कंडीशन, जब आपको मल्टीपल कंडीशंस परफॉर्म करनी है। तो पॉइंट है कि जो ये जिस फ्लो में स्टेटमेंट्स रन होती हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उठा लो, इसका लॉजिक सेम रहता है, राइट? ओनली डिफरेंस इज एक सिंटैक्टिकल डिफरेंस, सिंटेक्स का फर्क। अगर मैं आपको सैस का एग्जांपल दूं, तो सैस में जो ये कंडीशंस हैं इफ वाली, ये हम डेटा स्टेप के अंदर रन करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा स्टेटमेंट रन। अभी अगर मैं नॉर्मल, अगर तुम एक सीक्वल की बात करूं, ठीक है, सीक्वल में तो ये होता है कि डायरेक्ट आप सेलेक्ट को ही चला सकते हैं। तो उसी तरीके से पाइथन की अगर मैं बात करूं, तो पाइथन में आपको ये जो आपकी इफ एल्स कंडीशन है, फ्लो स्टेटमेंट्स है, इनको आपको किसी स्टेप के अंदर रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इनको ओपनली डिफाइन कर सकते हो। वंस विल डू दैट। थर्ड थिंग इज, जो आपकी ये कंडीशंस हैं मेजरली आपकी ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ यूज होती है। गलत तो नहीं कह रहा? प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। कैसे? आप जब किसी वैल्यू को कंपेयर करते हो, लेट्स से एग्जांपल, इफ अगर ए की वैल्यू 10 है, आपने लिखा इफ ए, और ये बात मैंने कल बताई भी थी, राइट? इफ यू आर कंपेयरिंग यू हैव टू यूज डबल इज इक्वल टू और सिंगल इज इक्वल टू में डिफरेंस, राइट? इट्स योर फर्स्ट क्लास।
मतलब हमारा ऑनलाइन क्लास थी अच्छा बट कल वाली मिस हो गई थी एक्चुअली मेरा ऑफिस होता है अच्छा अच्छा, तो आई थॉट कि दिस इज इंटायरली योर न्यू क्लास, मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना पूरी पहले 3-4 से, फिर ठीक है यार, नहीं तो दोबारा से ध्यान आ जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग देखता ओके, मतलब मैंने कल कुछ ही ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक डिफरेंस। पंकज, इफ यू आर नॉट टॉकिंग सो रिक्वेस्ट यू टू put yourself on mute, guys. If you are not talking, it's request to every. सॉरी। ओके, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करूं, चलो इफ यू वर नॉट देयर मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी एक सिंगल इज इक्वल टू और डबल इज इक्वल टू में डिफरेंस ये होता है, जब आप पाइथन में किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन करते हो, एग्जांपल आप ऐसे लिखते हो लेट्स से a इज इक्वल टू 10, तो जो वो एक सिंगल इज इक्वल टू है वो आपने वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया, जिसको कहते हैं फॉर असाइनमेंट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, जैसे आपको ये चेक करना है कि क्या a की वैल्यू 10 है, तो आप ऐसे लिखोगे ना इफ a इक्वल 10, लेकिन वो सिंगल इज इक्वल टू काम नहीं करेगा, यहाँ आपको डबल इज इक्वल टू लगाना है फॉर कंपैरिजन, ठीक है, एंड इट्स रिटन देयर। अब जैसे आप नॉट इक्वल टू लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका नॉट इक्वल टू का साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो these conditions are used in a several way, again depends on your condition and depends on your requirement। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंड और नॉट की, तो हम एंड और नॉट भी यूज करते हैं, राइट, कि वेयर बोथ द कंडीशन शुड ट्रू, ईदर वन ऑफ द कंडीशन शुड ट्रू, नॉट में रिवर्स हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इन और इज ऑपरेटर, जो कल मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी, राइट, इज ऑपरेटर आपका आइडेंटिटी और ये सारी चीजें अभी हम यूज करेंगे, तो मेजरली यू कैन कंबाइन ऑल दिस थिंग्स एंड यूज टुगेदर इन दिस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी पहले हम ये कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद हम लूप देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि लूप में हम कंडीशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का मोर और लेस मतलब ये वाले टॉपिक्स रहेंगे अपने, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज यहाँ पे मतलब आई वुड लाइक टू जस्ट कॉल आउट हियर। तो इंडेक्सिंग तो हम सबको पता है, राइट, हमने अच्छे खासे एग्जांपल्स भी किए हैं इन द लास्ट 1 और 2 क्लासेस। तो ये बात सबको पता है कि पाइथन में जो एंडिंग नंबर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, राइट। अगर मैं 1 to 10 कहूंगा तो इट विल बी अ 1 to 9, एम आई राइट? क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं, अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो फिर 1 to 9 होगा ना, मतलब जैसे अब रेंज है, अब यहाँ पे रेंज 10 है, रेंज से आप क्या समझते हो आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज? रेंज क्या होती है ना, एक रेंज देते हैं ना कि एक सर्टेन नंबर के स्टार्टिंग और एक सर्टेन नंबर का एंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज फंक्शन है विच इज अ बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन। एंड अभी जैसे मैंने यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिखी है कि रेंज फंक्शन बिहेव लाइक अ जनरेटर, इट विल ट्राई टू जनरेट। तो अभी ना जब हम लूप भी पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज करूंगा, जनरेटर, आइटरेटर। तो अभी के लिए ना, फॉर द टाइम बिंग, जस्ट इग्नोर दीज वर्ड्स। रीजन बिंग इज कि यह आइटरेटर, जनरेटर और आइटरेबल, इनके ऊपर एक मैंने पूरे का पूरा सेशन है, तो उसके अंदर हम ये चीजें डेप्थ में देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी है पाइथन के अंदर की जनरेटर, आइटरेटर, आइटरेबल्स, ये सब होते क्या है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेसिकली अभी यहाँ पे रेंज 10 जो मैंने डिफाइन किया है, इसका ये मतलब है आपने सिर्फ एक नंबर दिया है 10, यू आर आस्किंग पाइथन टू जनरेट द डेटा। अभी क्या होता है, जैसे ये जो रेंज फंक्शन है इसको हम जनरेटर इसलिए भी कहते हैं बिकॉज इट इज ट्राई टू जनरेट द डेटा फॉर यू। तो रेंज 10 का यहाँ पे क्लियर कट मतलब है 0 से लेके 9, क्योंकि देखो ना, एक सिंपल सी बात है, आपने एक नंबर एंडिंग नंबर दे दिया, आपने स्टार्टिंग तो दिया नहीं, तो स्टार्टिंग पोजीशन बाय डिफॉल्ट पाइथन में क्या होता है, 0, विच इज इंडेक्सिंग। तो 10 लास्ट नंबर है, लास्ट इंक्लूसिव होगा नहीं, वो एक्सक्लूसिव होता है, तो आपका जो इसमें डेटा आएगा 0 से लेके 9 तक आएगा। नाउ इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस, अब आप देख सकते हो इसने रेंज 0,10 दिया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको किसी डेटा के अंदर आउटकम निकालूंगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक 0 से लेके 9 की एक लिस्ट बना दो, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिस्ट फंक्शन लिया और उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर रेंज 10 डिफाइन कर दिया। तो वंस यू एग्जीक्यूटेड, आप अपना आउटपुट देख सकते हो, 0 से लेके 9 के आपके मतलब नंबर आ गया। अगर आप इसको किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करोगे तो एट द एंड आपका डेटा ही तो बना। डेटा क्या होता है, ये आप इस डेटा को यूज भी कर सकते हो ना। उसी तरीके से अगर आपको ट्यूपल के अंदर डेटा निकालना है तो आप ट्यूपल के अंदर भी निकाल सकते हो 0 से लेके 9, राइट। तो 10 का मतलब नेट नेट समझ गए, लाइक 0 से लेके 9। अब अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देते हो, 1,11 का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? हाँ बोलो। एग्जैक्टली, क्योंकि 11 एक्सक्लूसिव है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो अभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इट शुड स्टार्ट विद 1, हेंस दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग आउटपुट देयर, राइट। अब ठीक है,
इंडेक्सिंग में उस दिन मैंने एक बाय स्टेटमेंट पढ़ाई थी ना, बाय पढ़ाई थी ना उस दिन, कैलकुलेशन भी करी थी हमने। तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं 1,10,2, इसका क्या मतलब है, इसका आंसर कौन देगा? सर सोच लो, सोच के बताओ। सर ये 2 का डिफरेंस लेके बता दे, निकाल देगा बताओ वैल्यू। आउटपुट क्या आएगा भाई, आउटपुट बताया करो ना यार, ये कहानी मत सुनाओ सब लोग। आउटपुट क्या आएगा? 13579। एग्जैक्टली exactly. आपने 2 4 6 से 10 बोला भाई, एक चीज देखो, 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उस दिन एक सिंपल मैंने बताया था ना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं मैथ। तो एक में जब तुम 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा आउटकम? तो बस 1 3, फिर 3 में 2 ऐड कर दो, 5 5 में 2। तो अगर तुम इसको बाय 2 करोगे तो ये आना चाहिए ना आउटकम 13579। मेक सेंस? अच्छा, तो नेट नेट इसका आउटकम क्या आएगा? एरर आएगा? बताओ भाई, इसका आउटपुट क्या आएगा यार? एरर आएगा। सर एरर आएगा। अच्छा, बिकॉज सर 3 से 10 लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फिर -1 राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा? अपोजिट एरर आएगा सर। ओके सर 2 से 9 तक आई थिंक प्रिंट कर भाई, देगा। एरर क्यों आएगा? आउटपुट ना, आउटपुट ना आने में और एरर आने में दोनों में डिफरेंस है ना। मेरे सिंटेक्स में कहीं पे गलती थोड़ी थी भाई, एरर आएगा। ओनली थिंग इज आउटकम नहीं आएगा। जो आप लोगों ने लॉजिक बताया, वो जिसने अभी आई थिंक आपका नाम द गर्ल, आई थिंक यू कॉल्ड दैट की पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट्स संगीता योर नेम? मैम, संगीता। संगीता। तो संगीता, वो आपका पॉइंट वैलिड था, बट एरर आएगा वो गलत था। क्योंकि लास्ट यस। टाइम भी मैंने सिमिलर एग्जांपल रन किया था, एरर तो नहीं आया था तब भी, आउटपुट ब्लैंक जरूर आया था। तो भाई एरर क्यों आएगा? मैंने कहीं गलती थोड़ी किया है, मैंने कहीं कहीं ब्रैकेट थोड़ी मिस किया है, या मैंने कोई कीवर्ड थोड़ी गलत लिखा है। आउटपुट नहीं आएगा। सो वी फॉरगॉट दैट स्टेप। नो नो, दैट्स फाइन, बट आई थिंक यू इंटरप्रेटेड इट वेल कि हाँ वो फंडा ठीक है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट एरर नहीं आएगा। अब इसको घुमाना है तो ये ऐसे घुमा दो, ये तो आ ही सकता है। ठीक है, सॉर्टेड है। मतलब वही इंडेक्सिंग वाला पॉइंट था, अब उसको हमने रेंज डेटा डिफाइन करने में यूज किया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें इस रेंज से डेटा डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी कंडीशंस पे। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे इंडेंटेशन की भी। ऑल्दो आई नो फर्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इंडेंटेशन दिखा भी चुका हूं, बट स्टिल आई थिंक यू विल गोइंग टू सी। जो मैंने कहा था ना, इफ एल्स में हम कोलन लगाते हैं तो वो आपको एक राइट इंडेंटेशन पे ले जाता है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन के बारे में वन लाइनर यहाँ पे मेंशन भी है, आप पढ़ भी सकते हो। इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन, यही हमने बात करी थी उस दिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्योंकि जब तुम इंडेंटेशन लिखते हो तो पता लगता है ना कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जा रहा है। कि जैसे एग्जांपल ये इफ का पार्ट है, वो एग्जांपल एल्स इफ एल्स, तो ऑल्दो वो एक ही पूरे का पूरा जो तुम्हारा मतलब ब्लॉक ऑफ कोड है, जो इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और आई थिंक एल्स पे एंड होता है, राइट। इफ द इंडेंटेशन इज नॉट करेक्ट विल एंड अप विद इंडेंटेशन एरर। ये आई थिंक आप लोगों को याद होगा, उस दिन इंडेंटेशन एरर हमारे पास आया भी था और ये दिखाया भी था, राइट। अब जैसे अगर नॉर्मल हम स्टार्ट करें, एक मिनट में इसको यहाँ पे नीचे पुल करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड का टाइम देना बस। इन स्टेटमेंट्स को आई ब्रिंग इट डाउन, ठीक है। एंड इसको भी एंड इसको भी, ठीक है। अभी लेट्स से इनपुट स्टेटमेंट we have done, right? It asks you for input. अभी यहाँ पे मैंने int क्यों लगाया? So that it will convert it that character value into integer. अभी अगर मैं लेट्स से इसको रन करता हूं, मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया, चलो 34 ले लेते हैं, इसमें दिया हुआ आ गया। अब अगर मुझे कंपेयर करना है वैल्यू को तो क्या यूज करेंगे? नॉर्मल अगर मैं इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करूं, लेट्स से यहाँ पे हमने लिखा इफ a इक्वल इक्वल 34, सो बट वी आर ट्राइंग टू चेक। अभी यहाँ पे देखो, दो चीज होती है, समझना बात को। एक चीज होती है कि यू आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू चेक समथिंग, और एक चीज होती है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन दोनों चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब तुम्हारी इफ कंडीशन ट्रू होगी। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है।
अभी यहाँ पे तुमने लिखा इफ ए इक्वल इक्वल 34, ठीक है, आप चेक कर रहे हो कि वेदर ए की वैल्यू 34 है या नहीं है, तो या तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, क्योंकि तुमने इसके अगेंस्ट में कुछ प्रिंट नहीं किया। लेकिन जब तुम इसको रन करोगे, अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है, वो कह रहा है, वो तुम्हें एरर भी बता रहा है, वो कह रहा है इट इज एक्सपेक्टिंग कोलन एट द एंड, सेमी कॉलन नहीं। मैं सेमी कॉलन और कोलन में डिफरेंस पता है? हाँ जी मैम, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सेमी कॉलन एंड कोलन? नो, ओके, डू यू नो? सॉरी मैम, मैंने सेमी कोलन और कोलन की आपको, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन? फॉरवर्ड ध्यान रखना। तो गाइज जस्ट कॉल इट आउट ना, वो तो मैंने पूछा, मतलब इफ यू डोंट नो समथिंग, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज कॉल इट आउट कि हमें नहीं पता है सेमी कॉलन कॉलन। देखो गाइज होता क्या है, जो अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, डबल कोट्स और सिंगल कोट वाली की होती है, उससे पहले की है ना जिसके ऊपर दो स्ट्रेट डॉट और एक कॉमा डला है, तो एक होता है कोलन, कोलन होता है दिस वन, दो डॉट्स, और सेमी कॉलन कहते हैं इसको। पाइथन की अगर बात करें तो शिफ्ट और वो की यानी विच इज कोलन, यहां पे कोलन चलता है, यहां पे सेमी कॉलन नहीं चलता। सैस और एसक्यूएल की बात करूं तो वहां पे सेमी कॉलन चलता है, ठीक है। अब उसने आपको ये बोला कि इट इज एक्सपेक्टिंग कोलन एट द एंड, मैंने कोलन भी लगा दिया, ठीक है, फिर मैं रन करता हूं। अब तुम एक चीज नोट करो, तुम्हारा एरर चेंज हो गया। पहले वो कह रहा था कोलन एक्सपेक्ट कर रहा है, अब वो कह रहा है इनकम्प्लीट आउटपुट है। एरर चेंज हो गया ना तुमने, इनपुट इनकम्प्लीट इनपुट। तो बेसिकली अगर अब मैं यहां पे एंटर मारूं, देखना ध्यान से, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसके एंटर मारा, आपने एक चीज नोट करी, इसका जो कर्सर है वो मुझे बिगिनिंग में नहीं लेके गया, वो मुझे एक राइट इंडेंटेशन पे लेके गया। और ये बात आपको याद है, जब मैं इंडेंटेशन फर्स्ट क्लास में, आई थिंक सेकंड में, जब भी हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये चीज बोली थी कि पाइथन में जब आप कोलन देके एंटर मारते हो तो वो आपको अपने आप राइट इंडेंटेशन पे ले जाता है, ये बताई थी ना बात। तो ये दिस इज व्हाट आई मेंट। अब इसको दोबारा रन करते हैं, अब देखो फिर से वो आपको कह रहा है इनकम्प्लीट इनपुट, क्योंकि आपने इंडेंटेशन तो दे दिया, बट भाई कुछ तो मेंशन करोगे ना कि हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ ना यस नो कि क्या प्रिंट करना है, लेकिन अभी आपने कुछ मेंशन नहीं किया। तो देखो अब दो चीज होती है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग, अभी आपको लगता है कि ठीक है, मतलब यू आर नॉट श्योर कि व्हाट यू आर सपोज टू पुट इट देयर एज एन इनपुट। तो आप, कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि जस्ट फॉर द टाइम बीइंग इसको पास कर दो। पास करने का मतलब ये होता है कि अगर कुछ आउटपुट भी नहीं आ रहा तो फिर एरर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एरर आएगा तो फिर वो आगे वाले कोड पे इंपैक्ट करेगा, राइट। तो इन पाइथन we have a statement called pass statement, जो कि I think you can clear cut see in my code. तो let's say कि if you are not sure what you have to pass as an input, जो कि आपको kind of an output return करे, तो आप blank छोड़ने की बजाय वहां पे ऐसे pass लिख सकते हो। तो pass का मतलब होता है it will pass the statement so that आपके पास जो यहां पे ये error आ रहा है वो error नहीं आएगा। See this, that's it। मुझे पता है मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, बट मेरे पास एरर भी नहीं आएगा ना। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पास, राइट। तो लूप के अंदर भी ऐसा होता है कि हम लोग पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वो जब हम लूप पढ़ेंगे तो आई विल शो यू, बट एटलीस्ट फॉर नाउ इन इफ कंडीशंस, if you are not sure what you are supposed to pass it there, so it's better to just write down the pass statement just to avoid the error. Make sense? अब चलते हैं straight away कि let's say if your statement becomes true, तो what you are supposed to write it there. आपके पास a की वैल्यू अभी मैंने ऊपर दी थी 34, ठीक है। आपने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि इफ a इज लेस देन 34, तो वो आपको प्रिंट करेगा कि डेटा इनपुट इज लेस देन 34 एंड आई एम फाइन विद इट, ठीक है। ये इसका आउटकम है। लेट मी रन दिस। अब गाइज कैन समवन टेल मी कि यहां पे आउटकम क्यों नहीं आया? मेरी तो कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने प्रिंट भी दिया है, मेरा आउटकम क्यों नहीं आया? सर क्योंकि 34 किया है ना, क्योंकि 34 तो वैल्यू भी हमने 34 ही रखी हुई है ना, लेस क्योंकि देन सर कहाँ है, ये कंडीशन इक्वल्स ट्रू तो नहीं हुआ होता तो इसीलिए। यार एक माइट भी आता आउटपुट अकॉर्डिंग टू मी।
मेक सेंस? आपने वैल्यू दी 34 और आप कंडीशन में क्या कह रहे हो कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 34 है तो कैसे ट्रू होगा कंडीशन, राइट? सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहां पे रन करूं इसको और यहां पे अगर एक वैल्यू दे दूं 10, अब अगर मैं इसको रन करूं, नाउ यू कैन सी माई आउटपुट, क्योंकि अब इस केस में मेरी इफ कंडीशन ट्रू हो गई ना, क्योंकि 10 is less than 34, hence that's the reason you are getting output की data input is less than 34 and I'm fine with it. So far so good, यही होना चाहिए था if condition true हो गई, right? मैम clear? Okay. अब let's say एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लो। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी 35, ठीक है? अब एक चीज नोट करो, आपकी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई। भाई इफ कंडीशन जब ट्रू होगी तभी तो वो प्रिंट करेगा ना, यही तो हम क्वेरी में डाल रहे हैं। अब मेरी इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, आपने ऊपर एक ए ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसकी वैल्यू 35 आ गई, लेकिन जो कंडीशन ट्रू होने के बाद वैल्यू आनी चाहिए थी वो नहीं आई। हाँ जी बोलो सौरभ मगो। सर ये 35 आपने कैसे इनपुट करा? सॉरी आई मिस्ड दैट पार्ट। ये रहा यार इनपुट स्टेटमेंट, ये ना इनपुट, राइट, इसमें 35 कहाँ लिखा था सर? ये पूछा था सर आपने। भाई 35 कहाँ लिखा था? ये इनपुट मांगेगा ना आपसे। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो हाँ हाँ था सर, मिस कर गया पार्ट। थैंक यू। Okay, guys, sorry to say this, but it says कि you guys are not studying or doing the revision. Seriously, मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ यहाँ पे, just to avoid the confusion. ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन बोलूं कि जब मेरी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे पता है कि मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट या जो भी आपने कैलकुलेशन दिया है वो आ जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट कि जब मेरी इफ कंडीशन फॉल्स होती है, अब उस केस में मैं क्या करूंगा? वैलिड पॉइंट है ना, ट्रू में तो वो प्रिंट कर रहा है लेकिन फॉल्स में भी तो कुछ आउटकम आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एल्स को यूज कर लेता हूं, क्योंकि या तो इफ ट्रू होगा या एल्स ट्रू होगा। अब एक बारी में दोनों तो फॉल्स नहीं हो सकते, वो अनटिल अनलेस तुमने एल्स इफ लगाया, राइट? तो यहां पे मेरी कंडीशन है कि इफ ए लेस देन 34 तो वो प्रिंट कर देगा डेटा इनपुट इज लेस देन 34 एंड आई एम फाइन विद इट, एल्स नंबर इज लार्जर। तो या तो तुम कोई, अब 34 एक तुम्हारा मान लो ग्राफ का 0 पॉइंट हो गया, या तो तुम एक पॉजिटिव नंबर दोगे या नेगेटिव नंबर दोगे। गलत तो नहीं कह रहा, 0 आता है जब ग्राफ में तो या तो राइट जाती है वैल्यू या लेफ्ट जाती है, राइट? तो अब इस केस में दोनों कंडीशन में तुम्हें टेस्ट करा देता हूं। तो सबसे पहले वाली में दे देता हूं 10, ये तुम्हारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई, और अगर तुम यहां पे दे देते हो 35 तो ये तुम्हारी एल्स कंडीशन ट्रू हो गई। यही तो बात हुई थी अभी। मेक सेंस? सो फार सो गुड। ये 2 बार ही क्यों डाला हुआ एग्जांपल? सॉरी, मैं I'll just cut this. I don't know why it's getting like that. Okay, यहां तक अभी हम क्लियर है? बेसिक मतलब आई थिंक लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आर यू क्लियर विद दिस? तो अब बात करते हैं वो मेंबरशिप ऑपरेटर की। कल बोला था ना मेंबरशिप ऑपरेटर, और मैंने एक ऑपरेटर की नोटबुक भी दी होगी आप लोगों को, अगर किसी ने खोल के देखी हो तो। चलो कोई नहीं, कभी टाइम मिले तो देखना। आई नहीं? क्यों नहीं आई भाई? मैं तो क्लास के बाद देखे गया हूँ। आपने ऑपरेटर आज बताने वाले थे सर हमें। नहीं, कल मैंने डिस्कस किया। किसने बोला बताने वाले थे? कल भाई लास्ट के 10 मिनट्स में पूरा डिटेल में मैंने बताया, तो मैंने बोला था कि नोटबुक में दूंगा भी, और मैंने ये वाली बात भी बोली थी कि जो मैं ऑपरेटर से तुम लोगों को बता रहा हूँ ये हम यूज भी करेंगे। मैंने बोली नहीं थी ये वाली बात? नहीं, आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ऑपरेटर जो लास्ट में। तो ये ऑपरेटर ही तो ये चल ही तो रहे हैं। मैंने यही वाली बात तो बोली थी कि जो ये कंपैरिजन, अब ये जो तुमने यहाँ पे यूज किया ये ऑपरेटर ही तो है। कल मैंने यही चीज तो बताई थी, लेस देन ग्रेटर देन। ये देखो सर आपने सेट की हुई है 1.3.8। आधे लोग कह रहे हैं उनके पास आया नहीं, मैं इसलिए दिस इज वेरी स्ट्रेंज, मतलब मैं इसलिए आई एम शॉक्ड कि दे आर सेइंग कि दे हैवंट रिसीव्ड इट, बट एनीवेज आई विल चेक विद इंस्टीट्यूट एज वेल। आइए सर आइए, आइए ना, आइए ऑपरेटर सर। ये सर 1.3.8 है पाइथन ओके नोटबुक। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो इन ऑपरेटर है, मैंने कल एक एग्जांपल भी तो दिया था लिस्ट का कि मान लो 1 2 3 4 5 है, अगर मैं उसमें ऐसे चेक करता हूँ एग्जांपल इफ दिस इन 3 अगर होगा तो वो ट्रू दे देगा। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। देखो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एस नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें आप अपना नाम दे दो, मान लो वो स्ट्रिंग हो गया, और एक ए नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें तुम वो अल्फाबेट दो जो तुम सर्च करना चाहते हो। तो हमारी क्वेरी बनेगी कि इफ ए इन एस, क्योंकि स्ट्रिंग को थोड़ी अल्फाबेट में, हम अल्फाबेट को स्ट्रिंग में सर्च करेंगे ना, अगर वो अल्फाबेट मिल जाएगा तो
तुम यस प्रिंट करा दो, एल्स प्रिंट करा दो, या तुम्हें जो अपनी मर्जी से कुछ और प्रिंट कराना है आप दे सकते हो। तो मैं तुम्हें दोनों कंडीशन यहाँ पे टेस्ट करा देता हूँ। चलो कोई भी किसी का भी नाम ले लेते हैं, मैं अपना क्या लूँ, बताओ भाई कोई नाम अपना। राहुल ले लेते हैं, ठीक है, RAHUL, ठीक है राहुल। अब बताओ कौन सा कैरेक्टर सर्च करूं मैं, बताओ। H, ठीक है, यस, इसका मतलब है राहुल में H मिल गया। अब दोबारा से राहुल डालते हैं, अब इसमें ऐसा कैरेक्टर देता है जो नहीं है, Z डाल देते हैं, ठीक है, नो, मेक सेंस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जैक्टली मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आपको मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे नीचे, ये देखो, मान लो आपके पास ये लिस्ट है, हमने इसमें कैरेक्टर वैल्यू, वो डिपेंड्स ऑन यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये एक लिस्ट है, लिस्ट 1 के नाम से लिस्ट है। तो हम, आपकी मर्जी है, अब यहाँ पे आप उस वैल्यू को हार्ड कोडेड भी दे सकते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट में पास करके भी दे सकते हो। अभी ऊपर वाले एग्जांपल में तुमने एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करके चेक किया था, इसमें मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूं, विच इज नॉट रिकमेंडेड। भाई वो इनपुट जब है तो हर बार कुछ कुछ सर्च करोगे तो बार बार कोड में जाके थोड़ी चेंज करोगे। इट्स बेटर ना कि उसको डायनेमिक बनाए। तो ऊपर मतलब ये तो जस्ट मैं तुम लोग को दिखाने के लिए डाला यहाँ पे, इफ 3 इन लिस्ट 1 तो प्रिंट कर देगा 3 प्रेजेंट इन लिस्ट, एल्स 3 इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। तो अभी हार्ड कोडेड है, हाँ, तो 3 अवेलेबल है, तो 3 प्रेजेंट इन लिस्ट। मेक सेंस? क्लियर? ओके, अब बात करते हैं एल्स इफ की। तो गाइज अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात भी बोली थी कि इट इज अबाउट सिंटैक्टिकल और लैंग्वेज, राइट। अभी जो ये फ्लो चल रहा है इफ एलिफ एल्स वाला, अगर तुम सैस या किसी और सॉफ्टवेयर में देखोगे तो वहां पे एलिफ की जगह हो सकता है एल्स इफ यूज हो, है ना। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो जो एक्सेल में अगर आप लोगों ने किसी ने VBA की कोडिंग करी हो तो उसमें भी शायद एल्स इफ भी चलता है ना। यस सर, एल्स इफ चलता है VBA कोडिंग SQL में भी एल्स इफ है ना, तो VBA की कोडिंग में भी एक्सेल में भी एल्स इफ चल रहा होगा, तो पाइथन में एलिफ है। काम वही कर रहा है, बट सिर्फ उसको एक बोलने का तरीका कह लो या लैंग्वेज कन्वेंशन कह लो, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो अब यहाँ पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमने एक और कंडीशन इसमें ऐड कर दी। वो ये ऐड कर दी जैसे अगर वही लेट्स से इफ a इज लेस देन 34, तो अगर वो नंबर आप देते हो, इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू तो यू विल गेट द आउटपुट। अगर वो पर्टिकुलर आपको या आप ऐसा नंबर देते हो, मान लो 35, जो 35 है वो 34 से बड़ा है लेकिन वो 100 से लेस है, तो तुम्हारी एलिफ ट्रू होगी। गलत तो नहीं कह रहा। और अगर कोई ऐसा नंबर देते हो फिर जो 100 से भी बड़ा हो, तो फिर वो तुम्हारा सबसे लास्ट में जाएगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पे तीनों कंडीशन अभी टेस्ट करा देता हूँ। लेट्स से सबसे पहले देंगे 10, तुम्हारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 10 इज लेस देन 34। उसके बाद यहाँ पे वही सेम नंबर 35 दूंगा, तो अब वो तुम्हारा आएगा माई डेटा इज लेसर देन 100, यही आना चाहिए ना। इसका मतलब अब यहाँ पे एलिफ ट्रू हुआ है। लास्ट लेस देन इक्वल टू है ना, यूजर इनपुट इज मोर देन 100, तो तुम्हारी एल्स कंडीशन ट्रू। तो तुम्हें मैंने तीनों कंडीशन टेस्ट करके दिखा दी, आवर कोड इज वर्किंग फाइन। तो दिस इज आल्सो द वे टू चेक योर कोड की इफ योर कोड इज करेक्ट और नॉट। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं, पॉलिश करता हूं। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, कुछ मतलब एक सिनेरियो सुनना कि दैट इज फाइन, 34 तक ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 35 से 100 का गैप बहुत ज्यादा है, तो जस्ट ट्राई टू रिड्यूस दैट गैप इनटू सम स्मॉल बिन कह लो या मल्टीपल कंडीशन। तो देखो मैंने एक और क्वेरी बना दी थोड़ी सी मॉडिफाई करके कि अगर a की वैल्यू लेस देन 30 होगी तो वो ये प्रिंट कर देगा। अब दूसरी कंडीशन एलिफ है कि अगर कोई नंबर तुम, जैसे अब मैंने 35 दिया था, तो वो पहले वाले एलिफ में फॉल कर जाएगा ना, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 60 में, रादर देन कि वो सीधा मेरे को दिखा देगी लेस देन 100। बात समझ आ रही है? उस 134 और 100 के बीच का और स्प्लिट कर दिया। अब 60 से 90 का, एल्स 90 से ग्रेटर है। हम छोटे छोटे बिन्स बनाते हैं ना, जैसे तुम्हें मैं बताऊं, कई बार तुम अब कल को किसी रियल डेटा पे काम करोगे तो तुम्हें बोला जाता है कि भाई कुछ कैटेगरीज, जैसे एज की कैटेगरीज बना दो। एग्जांपल 18 से मिनिमम स्टार्ट होता है, 18 से 24, फिर 25 से 30 बना सकते हो। बकेटाइजेशन जिसको कहते हैं ना, बकेट्स बनाना, लाइक सॉर्ट ऑफ डूइंग। तो अभी यहाँ मैं तुम्हें सारी कंडीशन टेस्ट करा देता हूँ। लेट्स से एक वैल्यू हमने दी लेस देन 30 है ना, तो 30 दे दो, नहीं सॉरी
29 दे दो यहाँ पे, ठीक है। पहले वाली तुम्हारी क्वेरी ट्रू हो गई। उसके बाद सेकंड वाली ग्रेटर देन 30 वो है ना, तो 30 दे दो इसमें। तुम्हारी माई डेटा इज बिटवीन 30 एंड 60, इस वाले में तुम 60 दे दो, वो तुम्हारा 60-90 ट्रू हो गया। अब ये वाले में तुम दे दो 90, तो वो तुम्हारा इज मोर देन 90 हो गया। हमने वन बाय वन करके सारी कंडीशंस को चेक कर लिया, मतलब वी आर गेटिंग आउटपुट करेक्टली, राइट। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें और कंडीशंस बीच में ऐड करनी है तो तुम वो भी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक कि मैंने कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाई है कि समझना है, राइट। सॉर्टेड है, ठीक है। अब कुछ और सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। ये वाले जो मैंने कर्सर क्लिक किया है यहाँ पे, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल को। इस वाले क्वेरी में मैं पहले चलो मैं एक नंबर देता हूं, ठीक है। मैं एक सैलरी डाल रहा हूं, 10। इसका आउटकम क्या आएगा? सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ जी गाइस ऑनलाइन कुछ इनपुट दें अपना। I will go with saving. Last one. I will buy a car. ओके, Sir, और I will buy nothing. यू विल बाय नथिंग? नहीं यार, कुछ तो I खरीदो। will buy nothing. ओके, दैट्स फाइन। और I think I will go with saving. नहीं, ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है यार, मतलब सेविंग करनी भी चाहिए। और बताओ यार, एक दो इनपुट और तो दो, 24 लोग हो यार। सिर्फ फर्स्ट ही चलेगा, आई विल बाय कर, तीनों ही लेस देन आ रहे चलो हैं। रन करते हैं एक बार। आई विल बाय अ कार, अपनी कंडीशंस को देखो, कोड को देखो एक बार, ध्यान से देखो सब। तुम्हारे पहले वाले इफ कंडीशन में लगाए इफ सैलरी लेस देन 1000, तो भाई ले दे के तुम कोई भी नंबर दोगे तो वो तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना? अब मान लो ये कोड तुम किसी को दिखाओगे, कोई कहेगा इस कोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन भाई हर बार जरूरी नहीं है कि सिंटैक्टिकल दिक्कत हो, कोड में लॉजिकल दिक्कत भी तो हो सकती है। लॉजिकल दिक्कत ही तो है। बताओ, सबको लगा था ना कि कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोड विल वर्क फाइन। कोड तो सही चला, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आया। तो सबको समझ आ गया ना कि भाई आई विल बाय अ कार क्यों आया? समझ गए ना सर सब? सारे लेस देन ही है तो 10 एग्जैक्टली दो। कोड को कंडीशंस को देखो ना। तो मतलब, और तुम्हें पता है जो तुम्हारे पास ये एग्जाम्स आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम या रिटन, ऐसे ही पूछा जाता है टू मेक यू कंफ्यूज। वो ये चेक करते हैं कि कितना ऑब्जर्वेशन वो है, ऑब्जर्व कितना करते हो चीजों को, राइट। अब हम इसका एक सॉल्यूशन ये भी निकाल सकते हैं, मतलब जस्ट शोइंग यू एग्जांपल। वही वाली बात आती है कि फिर आपको मतलब हाउ गुड यू आर विद द लॉजिक्स, हाउ यू कैन बिल्ड दैट। तो जैसे यहाँ पे मतलब हमने एक छोटा सा ऐसे क्राइटेरिया बना दिया कि इफ सैलरी अगर आपकी ग्रेटर देन 1000 होगी तो आई विल गो और आई विल बाय अ कार। अगर आपकी सैलरी की रेंज 500 से लेके वही लेस देन 1000 है तो हम बाइक ले लेंगे। एल्स इफ सैलरी अगर 100 से 500 के बीच में है तो हम कुछ नहीं खरीदेंगे, अगर हम उससे भी कम है तो फिर हम सेविंग करेंगे। मतलब हमने थोड़ा लॉजिक को मॉडिफाई कर दिया ना कि एटलीस्ट हमारे पास वो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट ना आए। तो हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं ग्रेटर देन 1000, 500 से, तो यहाँ पे 1001 अगर मैं देता हूं तो आई विल बाय अ कार। अगर यहाँ पे 1000 भी दे देना, लेस देन 1000 है ना, तो यहाँ पे 999 अगर मैं दूं तो ये आई विल बाय अ बाइक, ठीक है। अगर यहाँ पे 499 दूं तो ये, और एल्स अगर मैं 99 दूं तो, ठीक है ना, मॉडिफाई। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे चलते हैं, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। अब अगर मैं यहाँ पे सबको, मतलब मेरे माइंड में सिनेरियोज आता है तो मैं तो एक तुम्हें ये सिनेरियो के थ्रू समझा रहा हूँ। ये वाला जो अभी एग्जांपल है, शायद हो सकता है दैट विल मेक सेंस टू यू एज वेल। अब
तो मैं एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी लास्ट क्लास उसमें भी डिस्कस किया था ये जो बैच किया, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और इफ यू थिंक कि कोई और सिनेरियो हो सकता है तो हैप्पी टू टेक दैट। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई ये क्रेडिट कार्ड और लोन का कॉल आता है, या एग्जांपल मान लो तुम्हें ये दिया गया है, लॉजिक दिया गया है कि भाई तुम्हें वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करनी है जो एलिजिबल है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम्हें एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है, अब ये बैंक वाले क्या करते हैं, सबके पास फोन आते होंगे ना, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, है ना। अब क्या होता है, कई बार आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, पूरा प्रोसेस हो जाता है, एग्जांपल अब आपको वो फोन करके ये बोले कि यार आपका तो सिबिल ठीक नहीं है, या एग्जांपल आपने पास में पेमेंट मिस करी, या हो सकता है आपका ये डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा, या नहीं वो सिबिल में ही आ गया ना आपका वो सब, तो सम अदर रीजन, आपको कैसा लगेगा कि यार इन्होंने एक तो पहले वही पूरे 8-10 दिन पूरा टाइम ले लिया, और उसके बाद दे आर डिनाइंग विद द प्रोसेस। अब या तो एक बेस्ट ऑप्शन ये होना चाहिए था कि जब इन्होंने आपको कॉल किया था, मतलब अगर आपका सिबिल तभी ठीक नहीं था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आपका भी टाइम से वो था, उनका भी होता, पूरी एंड तक एप्लीकेशन नहीं जाती। तो अगर मान लो ऐसा ही कोई, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें क्योंकि मुझे नेस्टेड इफ समझाना है, तो मेरे माइंड में एग्जांपल, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कोई और एग्जांपल हो सकता है तो आप बिल्कुल कॉल, यू कैन कॉल इट आउट। तो हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि अगर मेरा कोई पर्टिकुलर मेन क्राइटेरिया मीट कर जाए, फिर मैं उसके बाद बाकी चेक्स लगाना शुरू करूं, तो आई थिंक वो थोड़ी मेरी जॉब और सिंपल कर देगा। नहीं, मान लो कोई एक रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई किसी बैंक ने निकाला, उसने साफ ये बोला है कि अगर किसी की सैलरी 1.5 लाख रुपए से ऊपर होगी तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो गया। तो अगर मेरे पास मान लो जो एप्लीकेशन है, अगर मैं पहला चेक ये मार दूं कि 1.5 लाख से कम वाली हट जाए या 1.5 लाख से ज्यादा वाली आ जाए, तो मेरे पास आधा डेटा तो वहीं फिल्टर हो गया, रादर देन कि मैं पूरे का पूरा डेटा आगे लेके जा रहा हूं और फिर उसके बाद वो चेक्स लगा रहा हूं, फिर उसमें से हटा रहा हूं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट। तो अब यहां पे एक छोटा सा आप लोगों के लिए नेस्टेड इफ का एग्जांपल है, जो मैंने अभी आप लोगों को एक सिनेरियो समझाया, तो आप उसको भी माइंड में कंसीडर कर सकते हो। देखो, अब नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता है, इफ इनसाइड द इफ। जो अभी जो हमारा ऊपर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट चलता आ रहा था, ये पूरा कोड ऑफ ब्लॉक एक है ना, इफ एलिफ, राइट। अब ये वाला जो तुम्हारा ये है ना, इफ एलिफ एल्स, यहां तक ये इस वाले इफ का पार्ट है। सो इसका क्लियर कट मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है यहां पे, ये तभी चलेगा जब तुम्हारा इफ ट्रू होगा। अगर बाई चांस आपका इफ ट्रू नहीं होता तो फिर वो एज यूजुअल तुम्हारा एलिफ और एल्स में जाके चेक करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पर्टिकुलरली अब अगर मान लो तुम कोई ऐसा नंबर देते हो जो 1000 से ज्यादा है, राइट, यहां पे जो 1000 से ज्यादा है, तो वो उसके बाद इस फर्दर ब्रेकडाउन में जाएगा। अगर कोई ऐसा नंबर जो 1000 से ज्यादा नहीं है, लेस देन है, तो फिर वो तुम्हारे इन चेक्स पे आएगा। तो हम एक एक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर मान लो सैलरी 1000 से ज्यादा होगी तो सबसे पहले वो तुम्हें कहेगा कि यस सैलरी गुड है, फिर वो फर्दर चेक करेगा। अब वो उसमें ये चेक करेगा कि जो नंबर दिया है, देखो 1000 से बड़ा तो 1001 भी है, लेकिन वो एग्जांपल इस कोड के अकॉर्डिंग वो 5000 से बड़ा तो नहीं है ना, राइट। फिर वो फर्दर चेक करेगा कि अगर उसमें भी वो वैल्यू 5000 से बड़ी है, तो फिर वो तुम्हें कहेगा कि आई विल गो विद नैनो कार, राइट। और अगर तुम्हारा एग्जांपल ये वाला नैनो कार ट्रू हो जाता है, तो ये मैंने वैसे ही चेक लगाया, इफ ट्रू का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू, जस्ट ये ऐसे ही, जस्ट फॉर टाइम पास, सो डोंट वरी। मतलब अगर ये ट्रू होगा तो फिर फर्दर ये वाला ट्रू आ जाएगा कि ओके कोड है, कि भाई नैनो कार ले रहा है, ठीक है। अगर 1% मान लो वो सैलरी आपकी जो भी आपने सैलरी दिया है, अगर वो मान लो सैलरी आपकी 10,000 से ज्यादा होती है, राइट, तो फिर वो कहेगा आई विल गो विद मारुति, एल्स आई विल गो विद टोयोटा, एल्स आपकी सैलरी 1000 से 5000 है, हेंस नॉट बाइंग एनीथिंग। मेक सेंस, राइट। उसके बाद बाकी स्टेटमेंट्स तो हम एक एक करके टेस्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है।
चलो तुम एक एक करके बताओ, मैं यहाँ पे क्या डेटा दूं। अब तुम्हें कोड समझ आ गया ना सबको, अब तुम मुझे बताओगे एंड हाँ एक एक करके, एंड मेक श्योर कि ऑलमोस्ट हमारी सारी कंडीशंस टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। बताओ सर क्या नंबर दूं मैं यहाँ पे। अब ध्यान 60,000. नहीं, एक मिनट गाइस, आई एम चेकिंग विद ऑफलाइन, जस्ट वेट। अभी मेरे को यहाँ पे एक ऐसा नंबर बताना, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मेरे को एक ऐसा नंबर बताना तुम जिसमें तुम्हारी जो ऊपर वाला इफ है, राइट, ऊपर वाला जो इफ है और उसके नीचे वाला जो इफ है और उसके जो नीचे वाला इफ है वो तीनों ट्रू हो जाए। ठीक है, ऐसा नंबर बताओ। बताओ भाई क्या डालूं ये। 10,500. 10,500 डालूं? सोच लो, डाल दूं? जल्दी बोलो यार, इतना टाइम थोड़ी होता है, ऐसे तो कोड 1 घंटा चल जाएगा। बोलो भाई, एक नंबर ही तो डालना है यार। क्या डालूं नंबर? 5,001. 5,001। ओके, मेक सेंस, बात समझ आई? ये पूछा था मैंने, क्वेश्चन से फंडा समझ आया? क्या क्वेश्चन था? मैंने क्वेश्चन क्या था? तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर. कौन सी तीनों? Greater than 1,000, ओके, greater than 5,000, हाँ and greater than 10,000. मैंने ये तो नहीं बोला था। उसके नीचे इफ ट्रू भी तो दी हुई है। मैंने एलिफ थोड़ी बोला था, मैंने कहा था ऊपर वाली तीनों इफ, मैंने ये बोला था। Okay. तो वो 5,001 से कैसे ट्रू हुई, एक बार एक्सप्लेन करो। वो ये मतलब 5,001 से ये तीनों आउटकम क्यों आए, एक्सप्लेन करो मेरे को। एक तो सर वो 1,000 से ग्रेटर है कौन? और 5,000 में. तो फिर क्या हुआ जब आपने नंबर डाला तो? एक्सप्लेन मतलब यार, एक्सप्लेन करो ना स्टेप बाय स्टेप। जब मैंने 5,001 दिया तो सबसे पहले क्या हुआ क्वेरी में? सैलरी इज गुड. ठीक है, उसके बाद? उसके बाद आई विल गो विद नैनो कार क्यों? ग्रेटर देन 5,000. ठीक है, उसके बाद? कोड ओके. वो क्यों आया? स्टेटमेंट इज कोड इज ट्रू. कंडीशन इज मेट. कौन सी कंडीशन? if greater than 1,000 and if greater than 5,000. एग्जैक्टली और ये वाला जो इफ है वो 5,000 वाले पे डिपेंड था, 5,000 वाला ऊपर वाले पे। ठीक है, ये टेस्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब एक ऑनलाइन, अब मेरे को कोई दूसरा नंबर बताओ। ठीक है, ये तीनों इफ तो टेस्ट कर ली मैंने, अब मुझे कोई नंबर बताओ जिसमें अब इफ नहीं टेस्ट करना, अब एलिफ टेस्ट करना है। बताओ भाई, नंबर बताओ। 9,999. 9,999? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? सर 10,000 से ऊपर 9,999 आएगा, तो इफ कर देगा। 10,000 से ऊपर जाएगा नंबर। तो क्या नंबर दूं बताओ? 15,000। 15,000? पहला एलिफ चलेगा सर। ये तो 49,000. आ गया ना पहला एलिफ? नहीं आया? एक मिनट, सर 49,000 में भी तो आ I will जाएगा. go आई with विल the गो class विद मंथ. nano. एक मिनट, ग्रेटर देन 5,000 एंड दिस इज ग्रेट। एक मिनट, हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो यही आना चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इस वाली क्वेरी के अंदर मेरे पास दोबारा से उसने रिटर्न किया आई गो विद द कार नैनो। क्यों? क्योंकि सर पहला ही चल रहा है, हमने उसका डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। राइट, पहला पे तो कटा रहा है। राइट, ग्रेटर देन 5,000 चल रहा है। अब इसका मतलब है कि ये जो बाकी की मेरी कंडीशंस हैं ये भी चैलेंज करेंगी, करेंगी ना। तो इसको इंप्रूव हमने यहां किया। राइट, अब शायद हो सकता है ये हमें क्वेरी ठीक दे। अब जो आपने मेरे को नंबर बोला था, कितना बोला था? 15,000। राइट सर। अब ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, अब एक और नंबर बोलो इसके आगे वाली एलिफ के लिए। 75,000। 75,000, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब लास्ट वाली एल्स कैसे ट्रू करूं, नंबर बताओ। लास्ट वाली एल्स। एल्स लिखा है ना? हाँ, एल्स की तो 50। 50।
10, 50. ये तो आई गो विद सेविंग आ गया So 1500. लास्ट वाली एल्स बोलो ना। भाई। लास्ट वाली एल्स मतलब ये लास्ट वाली Oh, sorry. 1500. 1500 Yep. ओके, मेक सेंस। 1000 से 5000 के बीच में। अब ये वाली हमने सारी चेक कर ली, ठीक है। अब इस पे आते हैं, बताओ भाई नंबर बताओ। 400. कौन सी वाली? 950. उसके नीचे आओगे ना, सैलरी एलिफ पे आओगे ना। अब 950. 950 सर 400. 400 भाई, एक 200. ही यार, एक बारी में एक ही नंबर डाल सकता हूँ ना। 400 यस सर 400. ये लो 400 डाल दी। वो कह रहा है आई बाय, आई विल नॉट बाय एनीथिंग। 900 हो गया, 950 हो ये गया। वाली कहाँ जाएगी भाई? 600 हो जाएगी। 600 डाल Go दो। for- ये लो, आई गो फॉर बाइक, ठीक है। 500 से ज्यादा। अभी क्या वो कौन सा नंबर बोलता? 99 क्या बोला था? 99 कौन सा नंबर? 950 50. नहीं 50 बोला था यार, 950 थोड़ी बोलता भाई। 50 में तो वो आ जाएगा ना, आई गो फॉर सेविंग, ये वाला का नंबर जाएगा। इसको भी तो दो नंबर को। Sir, 200. 400. मेक सेंस, कोई भी नंबर। तो क्लियर है यहाँ पे कहानी। सारी कंडीशंस हमने टेस्ट कर ली एंड वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। तो पॉइंट इज कि मतलब ये समझाने का मतलब व्यू, मतलब जस्ट वांटेड टू कॉल आउट। तो ये जो तुमने यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाया है, तुम एलिफ के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई और क्राइटेरिया डालना है तो तुम वो भी डाल सकते हो, पता है। मान लो मैंने पहले ऊपर सिविल वाला क्राइटेरिया मीट कर लिया कि अच्छा बाकी, जब उसके बाद सेकंड आया, हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंटेशन में अब दिक्कत आ जाए, वो एल्स पे हमने डॉक्यूमेंटेशन लगाया, तो फिर उसके नीचे भी तुम फर्दर चेक लगा सकते हो। तो भाई ये वही वाली बात है, मतलब कहने का सार पॉइंट हियर टू से इज कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली लॉजिक एंड रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो लॉजिक जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्ड होते हैं। तो ये जो मैंने तुम्हें क्वेरी बताई है, तुम ऐसे और मल्टीपल क्वेरीज भी बिल्ड कर सकते हो। नेस्टेड इफ का मतलब ऑब्वियसली इफ इनसाइड दैट, तो तुम एलिफ के अंदर जाके भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई और क्वेरी डिफाइन करनी है तो यू कैन डिफाइन दैट, ठीक है। मतलब नेट तुम्हें पता चल गया ना कि अब क्वेरी का एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे है, ठीक है। तो शायद हो सकता है जो मैंने असाइनमेंट कल आप लोगों को बोला था कि मैंने कुछ अच्छा खासा असाइनमेंट बनाया 10-12 क्वेश्चन का, तो उसमें तुम्हें इनसे मिलते जुलते कई क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ बोलिए सौरभ। सर एक इसी में एक क्वेश्चन है। आई एम सॉरी मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं इसको एसक्यूएल से कंपेयर करता हूँ तो जब हम इफ शुरू करते हैं और उसके बाद एलिफ इज आउटसाइड इफ, तो इसका जो बिग एक एसक्यूएल के अंदर जो पैरेंथेसिस ऑन होते हैं, ब्रैकेट खुलते हैं, वो एंड में 2 ब्रैकेट से क्लोज होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें इफ का ब्रैकेट वहीं क्लोज हुआ, फिर उसके बाद इफ सैलरी, एलिफ का ब्रैकेट, एलिफ मैंने ये सैलरी। बात पहले ही बोली थी सौरभ, इट इज ऑल अबाउट सिंटैक्टिकल। तो सिंटेक्स को कभी कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, मैंने ये बात पहले ही बोली थी। क्योंकि लॉजिक, इट इज गुड टू कंपेयर द लॉजिक, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बोली थी कि अगर आप कंट्रोल फ्लो के पर्पज से सोचोगे तो लॉजिक सेम है। अब तुम एसक्यूएल ले लो, सैस उठा लो, कुछ भी, वो उसी ऑर्डर में कोड चलता है, एल्स एलिफ जो मैंने बताया। अगर आप सिंटैक्टिकल कंपेयर करोगे तो फिर वो मतलब ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज फाइंड अ डिफरेंस। ओके, मतलब सिंटैक्टिकल तो भाई कभी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए ना। मतलब रीजन बीइंग इज कि अगर तुम्हारे को मैं सारे सिंटेक्स सेम दे दूंगा तो फिर वो प्लेटफॉर्म डिफरेंस कहां से हुआ? अंडरस्टूड। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे इसको भी डेटा स्टेप के अंदर लिखना, तो लोग कहेंगे फिर मैं सैस पे ही ना लिख लूंगी। एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो पाइथन। मैं समझ गया सर, ठीक है ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब ओके, अगर अब यहाँ पे आपको कोई नया वेरिएबल डिफाइन करना है तो अब आप कैसे करोगे? ये मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने। अभी क्या होता है, जैसे मैं आपको सैस का एग्जांपल दूं, उसमें हम ऐसे क्वेरी करते हैं कि मान लो एग्जांपल दे दूं, लेट्स से इफ नंबर इज इक्वल टू 10, तो देन फिर हम एक वेरिएबल देते हैं, लेट्स से वैल्यू इज इक्वल टू यस। तो अब देखो मैंने कितनी क्वेरी करी कि इफ नंबर इक्वल टू 10 देन वैल्यू यस। पाइथन में तो कोड और छोटा है, देखो इफ एज ग्रेटर देन 21 स्टेटस दिस। तो वो हमारी क्वेरी सेव कर रहा है। मतलब आपको बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आपको उतनी ज्यादा क्वेरी नहीं करनी पड़ी। दैट्स व्हाट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कॉल आउट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं एक एज ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं जिसमें आप जो भी एज एंटर करोगे, तो अगर वो 21 या उससे ज्यादा होगी तो फिर एक नया वेरिएबल बनेगा। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा रहा, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, स्टेटस। वो क्या देगा? अबव एज।
एल्स अंडर एज, और यहाँ पे तुमने दोनों ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दिए, एज और स्टेटस। तो ये लो मैं दोनों में टेस्ट करा देता हूँ। लेट से 22 या चलो 21 भी तो उससे वो होगा ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना। 21 अबव एज है, 20 अंडर एज, राइट, मेक सेंस। ओके, अब आते हैं मॉड्यूलर पे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ, पे अटेंशन नाउ। कल आप लोगों को याद होगा मैंने ये वाली बात बोली थी कि जो मॉड्यूलर परसेंटेज का साइन है, मैंने कहा था ना कि वो जो रिमाइंडर वैल्यू देता है, तो सबको डिवीजन और रिमाइंडर वैल्यू में डिफरेंस पता है? यस सर। देखो नहीं पता तो कॉल आउट क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन। और फिर अगर मैंने पूछा जिसने हाँ बोला फिर मतलब इट नॉट गुड, बताओ भाई पता है, तो फिर कॉल आउट करो ना यार, मैं सबको यही तो बोल रहा हूँ। चलो अब तुम लोग आंसर देना एक एक करके। 3 डिवाइडेड बाय 2, उसकी डिवीजन वैल्यू क्या होगी और उसका रिमाइंडर क्या होगा? एक एक करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है आप लोग को पता भी हो। हाँ जी मैम। 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो उसकी मतलब डिवीजन वैल्यू क्या है? सर 1 आएगी और रिमाइंडर भी 1 आएगा। आर यू श्योर? यस सर। भाई अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 सर 1 आएगा सर, 1 जब आएगा। 2 जाएगा तो 1 आएगा, यस सर 1 आएगा। तो 1 आए मैम, 1 आएगा ना रिमाइंडर। मैं डिवाइड अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा रिमाइंडर। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 रिमाइंडर, मैथ्स, राइट। और उसकी डिवीजन वैल्यू कितनी आई? 1 ही आई, ठीक है। तो जो ये रिमाइंडर वैल्यू तुम्हारी आती है, हम इसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं और हम कई लॉजिक्स डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल हैं जो तुम्हें मतलब आई थिंक विल गिव यू अ गुड सेंस। अब लेट से आपने यहाँ पे एक नंबर डिफाइन किया, अगर आपको ये बोला जाए कि उस नंबर को चेक करके बताओ कि वो नंबर ऑड है या इवन, तो कैसे चेक करोगे? देखो एक सिंपल वाली बात है, आप हमेशा, हम लोग क्या कहते हैं मैथ्स में कि अगर कोई भी नंबर जो 2 का डिविजिबल हो उसको तुम इवन बोलते हो ना। क्यों बोलते हो इवन? अच्छा उसका फंडा क्या है, क्यों बोलते हो इवन? उसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा तो वो तुम्हारा ऑड नंबर है। सही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस लॉजिक को समझते हैं। ये तो हो गया कि जो तुम नंबर एंटर करोगे, तो ठीक है। अब कंडीशन में मैंने लिखा है कि इफ ए मॉड्यूलर मतलब डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर उसको 2 से डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो फिर तुम उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हो नंबर इज इवन एल्स नंबर इज ऑड, ठीक है। मतलब जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसको हमने कोड में डाल दिया। तो नाउ लेट मी रन दिस, बताओ क्या नंबर दूं? 2 भी तो दे सकते हैं, है ना। अच्छा अब एल्स कंडीशन को ट्रू करना है, बताओ क्या करें? 7, नंबर इज ऑड, ठीक है। अब ठीक है, अब मुझे ये वाला लॉजिक कौन समझाएगा, इसमें क्या कर रहे हैं? तो सेकंड वाले पे हाँ बोलो। लेकिन डिवाइड तो मैं 2 से कर रहा हूँ, तो ऑड क्यों बोल रहा हूं मैं? सर अगर एक को अगर हम कोई भी नंबर देते हैं और वो डिवाइड होके इक्वल्स टू अगर 1 के बराबर आता है तो प्रिंट हो जाना चाहिए। सर ये रिमाइंडर 1 बच रहा है इसमें, इसलिए रिमाइंडर 1 बचता है उसका, तो राइट। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो ऑड राइट आएगा। राइट राइट तो राइट। पहले क्या नंबर दूं? 3 दूं, एग्जैक्टली। और अगर मेरे को एल्स प्रूव करना है तो 4 6 8 कुछ भी दे दो, गॉट इट। अच्छा ये वाले क्वेरी में क्या हो रहा है? सर सेम जो ऊपर हुआ है। एग्जैक्टली तो अब इससे देखो पता लगा कि मैंने एक चीज को दूसरे तरीके से भी कर दिया, मल्टीपल वे, नॉट इक्वल टू, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, राइट। 3 मेक सेंस, ठीक है। फिर ऊपर में आपने डबल इक्वल टू लगा रखा।
हाँ तो दोस्त वो इक्वल टू कम होता है ना, ये तो नॉट इक्वल टू है ना, ये देखो एक्सक्लेमेशन भी तो देखो, ये देखो ना। अगर हम सिंगल इक्वल टू, हाँ तो डबल इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू में एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू का साइन। नहीं, अब डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो नहीं, वो एरर है। मैंने अभी बताई तो थी स्टार्टिंग में कि डबल इक्वल टू सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस, वो एरर आएगा। अच्छा अब एक चीज देखते हैं, चलो यहाँ देखना भाई, अब एंड और नॉट, सॉरी अब इसकी थोड़ी इसकी बात करते हैं क्वेरी की। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल को हल्का सा कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। अब आप एक ऐसा नंबर देंगे जो 2 और 7 दोनों का डिविजिबल होना चाहिए, तो इफ ए डिवाइडेड बाय 2 एंड, क्योंकि अब एंड लग रहा है, तो आपके पास आउटकम आएगा नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 7। अगर कोई नंबर सिर्फ 2 का डिविजिबल होगा तो वो कहेगा नंबर डिविजिबल बाय 2, एल इफ अगर वो 7 का डिविजिबल होगा तो 7, एल्स फिर हम कहेंगे ना। तो अब मुझे सोच समझ के एक एक नंबर बताते जाएं सो दैट मैं कंडीशन टेस्ट करता जाऊं। हाँ भाई, पहला नंबर बताओ 14। चलो ठीक है भाई, सही है भाई, सर हर नंबर इज बार डिविजिबल बाय 2 एंड 7। सर हर बार सिर्फ फर्स्ट वाला ही एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने सेकंड ले लो, एलिफ कर तो दिया भाई, क्यों होगा यस फर्स्ट वाला बताओ मेरे को। यस गॉट इट एंड यूज किया हमने और यूज नहीं किया। फिर ओके थर्ड वाला भी दिखा देता हूं मैं, 7 का, ये लो 7 39। राइट। तो भाई तुम डेटा देख के दोगे ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लास्ट क्या बचा, नन, तो कुछ भी दे दो, ये लो। अब मुझे 1 2 3 4, मैंने 4 लाइन एक तरीके से क्वेरी करी है। मुझे इसका एक एफिशिएंट तरीका बता दो कि मैं इस कोड को थोड़ा सा छोटा किस स्टेज पे कर सकता हूं। शॉर्ट एंड प्रिसाइज। हाँ बताओ, कहां पे कर सकता हूं, लॉजिक में देख के बताओ, और कैसे कर सकता हूं। सोचो भाई सोचो, इसी बात के पैसे हैं, सोचो। क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? इस कोड को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कहां कर सकता हूं भाई, मुझे इतना, अगर इस क्वेरी को भी छोटा करना है और लेकिन सेम आउटकम चाहिए जो मैं अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूं, तो कहां अपॉर्चुनिटी तुम्हें दिखाई दे रही है इस कोड में? सर जो बीच वाला जो कोड लिखे ना एल वाले, हाँ, वो दोनों ऊपर वाले की तरह सेम है। ऊपर वाले की तरह सेम है। लाइक जो आपने 8 डिविजन बाय 2 इक्वल टू 0 है, हाँ, वही आपने नीचे भी अलग से लिख रखा है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर बताओ, मेरे को क्या करना चाहिए, हटा दूं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ भाई, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बताओ कि मुझे इनको रखना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। हटा भी सकता हूँ, चलो ठीक है, आपका आंसर एक ले लिया मैंने। बताओ भाई, और बताओ क्या कर सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि मुझे वही सेम आउटकम चाहिए जो मैंने अभी तुम्हें रन करके दिखाया। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो फिर मेरे पास 2 और 7 का इंडिविजुअल डिविजिबल मैं कहां से लाऊंगा बताओ? तो सर प्रिंट को हम जो प्रिंट नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 7 है, तो हम दो बार दो चीज दो नंबर प्रिंट करा सकते हैं ना, मतलब प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर इज डिविजिबल 7, तो अच्छा, सीधा मतलब आप प्रिंट कह करा रहे हो कि सकते हैं। 2 बार उसको रन करके प्रिंट करा सकता हूँ? मतलब जैसे कि हमने इफ कंडीशन लगाई, देन हमने इफ एल्स लगा के सीधा प्रिंट करा दिया, मतलब नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब डायरेक्ट प्रिंट करा दिया हमने, और दो बार दो चीजें प्रिंट करा दी ना हमने। हमने ये फर्स्ट वाला हटा दिया, मेरा मतलब ये है कि जो हमने फर्स्ट प्रिंट कराया है वो हम हटा दे, और एल्स इफ की कंडीशन दोनों हटा दे, तो और डायरेक्ट ये दोनों प्रिंट करा दे, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 7, एल्स प्रिंट नन, हाँ, आई थिंक। चलो और बताओ भाई, और किसी के पास कोई सुझाव? सर हम इसे और यूज कर सकते हैं क्या? कहाँ पे? अभी तो सोच रहा हूँ सर। इफ ए इक्वल्स जो पहला है उसके बाद अगर हम एक और करके दोनों ले लें। ये देखो, हाँ, मैंने इन 2 लाइनों को एक में कंबाइन कर दिया भाई, ये और ही तो हो रहा था, ये देखो शॉर्ट ही तो हो गया कोड। ऊपर वाला तो मैंडेटरी है कि वो नंबर चाहिए ही चाहिए कि जो दोनों का डिविजिबल हो, नीचे वाले में वो इसका और या इसका, तो भाई ये वाले में और ही तो हो रहा था, जो मैंने अभी तुमने बोला कोड हटा दो, अभी ये हटा दो, मैंने मतलब ऊपर वाला जो है वो एक मतलब सेम ही है वो,
लेकिन बात तो वो सेम कैसे है मेरे भाई, वो मैंडेटरी है, ये इंडिविजुअल है। वो तुम्हारे एंड और में फर्क नहीं है। और में होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो ना, तो भाई ये दोनों में से या तो इसका होगा या इसका होगा। ऊपर वाले में तो दोनों का होना चाहिए ना, वो तो रखनी है। तो अब आप इसको रन करके देख लो, ये लो सेम आउटपुट दिखा देता हूं। अभी पहले क्या डाला था, 14 डाला था ना, ये 14 जो तुम्हारी इफ ट्रू हो गई। अरे यार एलिफ में 2 दे दो तो वो खाली 2 का नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 7, ठीक है। इसमें कर दो 7 डाल दो तो वो फिर भी एलिफ ही पे रहेगा ना, क्योंकि 2 और 7 इधर 1, और लास्ट में 3 दे दो तो प्रिंट ना। ये चीज कह रहा हूं, ठीक है। क्लियर बात यहां तक? चलो ठीक है। एंड और नॉट मतलब कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, नेस्टेड इफ, कुछ थोड़ा समझ पर आया? अगर अलग अलग प्रिंट कराना हो जैसे आपने ऊपर वाली कंडीशन में करवाया, देन कहाँ पे? आप एक बार ऊपर वाली मतलब कंडीशन में जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पे आपने अलग अलग प्रिंट करवाया है, जैसे कि मैंने एंड की कंडीशन लगा के पहला प्रिंट करा दिया, अच्छा। फिर हमने दोबारा कंडीशन लगाई, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि ये 2 बार प्रिंट करा दे कि मेरे को अलग अलग देखना है, वो एक मैम साथ आप लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक ढूंढो, बनाओ। मतलब आप लोग का भी फर्ज बनता है, बनाओ जो आप लॉजिक मेरे को कह रहे हो, उस क्वेरी को डिफाइन करो, डिजाइन करो और रन करो, देखो क्या आपके पास वो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है। तो सर यहाँ पे जैसे नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 7, ये जो एल्स इफ की कंडीशन हमने लगाई है और कंडीशन लगाई है, तो क्या यहाँ पे हम 2 बार प्रिंट करा सकते हैं अलग अलग, देन मैम एल्स दो लगा बार दें? प्रिंट कैसे कराओगे जब तक आप मान लो कोई प्रिंट किस बेसिस पे करा रहे हो आप पहले लॉजिक तो समझो। प्रिंट आप लॉजिक के बेसिस पे करा रहे हो, वो डायरेक्ट। आई अंडरस्टैंड, जस्ट कि मेरे को आउटपुट 2 लाइंस में शो हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे को पूरा ये शो हो, तो तो मैम आप स्लैश एन करके, अगर आपको 2 लाइंस में आउटपुट चाहिए तो आप या तो स्लैश एन यूज कर सकते हो जो हमने पढ़ा था, या फिर आप 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। राइट राइट, व्हाट आई मीन कि हम्म, हम 2 बार प्रिंट बिल्कुल यूज कर स्टेटमेंट यूज सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो लॉजिक्स हैं, आप किसी भी तरीके से लॉजिक डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट गेट एन एरर, सिंपल आंसर।